नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे शाहजहां के पुत्र, उनके बेटे, जिन्होंने जो है अपने चारों भाइयों को हराकर अपने पिता को कैद में रखने के बाद जो है गद्दी पे वो सवार हुए, औरंगजेब के बारे में। तो देखिए, औरंगजेब का जो रूल था वो 1658 से 1707 के बीच में चला। लमसम इसको हम मान सकते हैं, तो ये 50 साल का एक किस्सा है। इस रूल को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। एक तो है 25 ईयर स्टार्टिंग के, यानी आप देखेंगे तो 1681 तक, और उसके बाद 1707 तक। ये 25 साल हम हमारा पढ़ने का तरीका ये होगा। चलिए देखते हैं। देखिए, औरंगजेब जो था वो सिक्स्थ मुगल एम्परर था। हमें ये पता है कि इनसे पहले 5 मुगल शासक आए थे, और औरंगजेब छठे मुगल शासक थे। और अपने भाइयों और अपने पिता से लड़ने के बाद आखिरकार 1659-58 में ये राजा बने थे। औरंगजेब ने वो काम किया जो शायद किसी, अगर हम कहें तो अकबर ही चाहते थे। उसके बाद जहांगीर ने तो कुछ नहीं किया, शाहजहां ने किया, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। क्योंकि शाहजहां ने, हमने देखा था पिछली वीडियो में, गोलकंडा और बीजापुर को हराया जरूर, लेकिन उनको अब पूरी तरीके से सम्मिलित नहीं किया मुगल शासन में। उनको उनको जो है, उन्होंने उनकी सुजैनिटी को मान लिया था, और उनको जिस जिस तरीके से वो थे उसी तरीके से रहने दिया। लेकिन औरंगजेब का जो अप्रोच था वो डिफरेंट था। उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, औरंगजेब जो थे वो थोड़े फेनाटिक टाइप के थे। क्योंकि अगर आपको एक चीज मैं बताता हूँ, एक चीज को समझने की कोशिश करिए। औरंगजेब ने अपने भाइयों की हत्या की, अपने पिता को इस तरीके से कैद में रखा। तो उनको ये पता था कि अगर मुझे अपने शासन को कंटिन्यू रखना है तो मुझे जो मेरे उलेमाज हैं उनको खुश रखना पड़ेगा। तो उसके लिए उन्होंने सहारा लिया अपने रिलीजियस पॉलिसीज का। उन्होंने ऑर्थोडॉक्सी को सपोर्ट किया। जितने जो भी पॉलिसी अकबर ने अपनाई थी, औरंगजेब ने उसका उस पर एक यू टर्न दिया, और सारी पॉलिसीज क्या की, उल्टी कर दी। अकबर ने जजिया हटाया था, औरंगजेब ने जजिया लगा दिया। इसके बाद धीरे धीरे उनका उनका एक सपना था। वो चाहते थे कि भारत को दारुल इस्लाम बना दे, मतलब पूरा हर जगह पे इस्लाम का ही प्रचार प्रसार हो। तो उनका वो सपना था। इसलिए वो जो सोच थी, वो जो ऑर्थोडॉक्स सोच थी, वो औरंगजेब ने एक की, शायद एक तो उनको अपना रूल को कंटिन्यू करने के लिए उनको अपनानी पड़ी, और धीरे धीरे फिर उसमें वो इतने सम्मिलित हो चुके होते गए कि उन्होंने सब कुछ ही बैन कर दिया। आप देखेंगे उन्होंने सारी ऐसी प्रैक्टिसेस बैन कर दी जिसको इस्लाम के स्पिरिट के अगेंस्ट माना जाता है। जितने भी फेस्टिवल्स थे, सेरेमनीज थी, उनको उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया। पारसी न्यू ईयर जो मनाया जाता था उसको खत्म कर दिया उन्होंने। और उसके बाद एक झरोका दर्शन की जो एक प्रैक्टिस स्टार्ट की थी अकबर ने, जहाँ पे जो मुगल शासक है वो रोज अपनी खिड़की पे आता था और मिलता था अपने प्रजा से। उस चीज को उन्होंने बना बंद कर दिया। इसके अलावा, क्योंकि ये फेनेटिक, एक फेनेटिज्म है, या फिर हम बात करें एक ऑर्थोडॉक्सी को फॉलो कर रहे थे, जो दूसरे धर्म के जो भी मंदिर थे, मस्जिद तो नहीं, मंदिर से उनको उन्होंने तोड़ना शुरू किया। हिंदू धर्म के जितने बड़े बड़े मंदिर थे उनको तोड़ना शुरू किया। और उसमें हम जानते हैं प्रोमिनेंट, एक तो सोमनाथ मंदिर था गुजरात का, उसके अलावा विश्वनाथ मंदिर बनारस में, उसके बाद केशव देव मथुरा में। एक 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 पुरानी प्रैक्टिस चला करती थी कलीमा नाम की, जहाँ पे कॉइन्स के ऊपर जो है वो आयतें लिखी जाती थी, कुछ ऐसा लिखा जाता था। तो औरंगजेब ने उस चीज को भी बैन करा दिया। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा, भाई कलीमा की जो प्रैक्टिस थी, जो स्टैंपिंग थी कलीमा की, उसको किस शासन ने बंद कराया, या किसके शासन में वो चीज बंद हुई? तो आप कहेंगे औरंगजेब में। उसका उसका रीजन उन्होंने ये दिया कि जो अनबिलीवर्स है, या फिर जो लोग इस्लाम में बिलीव नहीं करते, वो भी उस सिक्के को टच करते हैं, जिससे वो क्या हो जाता है, नापाक हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई इसकी भी जो है बंद करो। उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई जो तुलादान की प्रैक्टिस होती थी पहले अकबर के टाइम से, वो बंद करा दी। कि भाई जो, अगर आप देखेंगे तराजू के एक साइड राजा को, मान लीजिए ये तराजू है, तो ठीक है, ये तराजू है, तो एक साइड तो उन्होंने एम्peror को बैठा देते थे, एक साइड जो है सोना और जो भी कॉस्टली आइटम होते थे सिल्वर के, वो रखे जाते थे, और फिर इनका वे किया जाता था। तो औरंगजेब ने इसको भी बंद करा दिया। और जो भी एस्ट्रोलॉजर्स थे, रॉयल एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि देखिए शासन करते समय राजा को बड़ा डर लगता है। जो भी आप देखेंगे, जो भी रूलर है वो उसको डर लगेगा, तो वो अपने एक 4-5 एस्ट्रोलॉजर अपने पास रखता था कि ग्रह नक्षत्र बताओ, ताकि मेरा शासन किस तरीके से जो है, सब सुपरस्टिशन की बात है लेकिन होते थे। तो अकबर ने, माफ कीजिएगा, औरंगजेब ने इनको भी हटा दिया। तो देखिए, अगर आप तसल्ली से देखेंगे ना, तो औरंगजेब कुछ नहीं कर रहा है। जहां जहां खर्चा हो रहा है ना, उन चीजों को वो कम कर रहा था। क्यों? क्योंकि जिस समय ये सारे काम चल रहे थे ना, औरंगजेब ऑलरेडी धीरे धीरे उसकी ट्रेजरी खाली हो रही थी। वो इतने सारे स्ट्रगल्स लड़ रहा था, इतने सारे अटैक्स उस पर अलग अलग जगहों से हो रहे थे कि उससे संभल नहीं रहा था। और उन सारे अटैक्स को संभालने के लिए औरंगजेब क्या कर रहा था, जहां खर्चे की बात है, औरंगजेब अपना
जो है अपना हाथ पीछे खींच लेता था, और लोगों को ऐसा इंप्रेशन दिया गया कि ये इस्लाम धर्म को बहुत कट्टर तरीके से या बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो कर रहे हैं, इसलिए इनको नंगा फकीर का भी नाम दिया गया, नंगा फकीर का नाम दिया गया, लेकिन जबकि वैसा था नहीं। इन्होंने क्या किया, कल्टीवेशन एंड सेल ऑफ भांग को प्रोहिबिट कर दिया, मतलब पब्लिक मॉरल्स तक को कंट्रोल करने की कोशिश की कि शरिया के हिसाब से जो पब्लिक जो क्या पहनेगी, क्या चलेगी, क्या खाएगी, वो सब शरिया डिसाइड करेगी। इसके अलावा स्कूल्स और टेम्पल्स भी डिस्ट्रॉय कर दिए गए। कोर्ट में जो इनका अपना मुगल कोर्ट था, उसमें जो है म्यूजिशियन, सिंगर सबको हटा दिया। तो ये क्या है, ये एक्चुअली में आप देखेंगे ऑस्टेरिटी मेजर्स होते हैं। ये आज भी कोई गवर्नमेंट करती है कि जब उसके पास पैसे नहीं होते तो वो उसको जहां लगता है कि हम पैसा एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं वो खत्म कर देते हैं। तो यही चीज औरंगजेब ने भी अपने टाइम पे की, और उसको प्रचार में ये कहा गया कि देखो वो इस्लाम को जो है बहुत प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत दिखाने के लिए किया भी। जैसे आप ये देखेंगे कि कल्टीवेशन ऑफ सेल ऑफ भांग उन्होंने बंद कर दी, या लोगों को आके आप शरिया फॉलो करेंगे, ये दिखाने का था, लेकिन अल्टीमेटली जो एम था वो था पैसा बचाना। अच्छा, अब बात करते हैं, देखिए इतना रूल जो है ना, ये 1605 के आसपास जो है अकबर भाई साहब छोड़ के गए थे। उसके बाद थोड़ा बहुत शाहजहां ने यहाँ से किया, लेकिन उन्होंने इनको मुगल शासन में मिलाया नहीं, सम्मिलित नहीं किया था। लेकिन क्योंकि भैया औरंगजेब तो औरंगजेब है, और औरंगजेब के साथ एक बात और थी कि जब शाहजहां रूल में थे तो डेक्कन के जो गवर्नर थे वो खुद औरंगजेब थे, तो वो इस एरिया से बहुत अच्छे से वाकिफ थे। तो ऑलरेडी वो दिमाग बना के गए थे कि भाई इस एरिया को तो मुझे जीतना है। और एक बात और थी, इस एरिया में जो मुस्लिम्स थे वो थे शिया मुस्लिम्स। क्या थे? शिया मुस्लिम्स। और औरंगजेब जो थे वो सुन्नी मुस्लिम्स। तो एक तो चिड़ इनकी वो भी थी, तो इनको ये था कि भाई इनको तो मैं सबड्यू करूंगा। देखिए काफी रीजंस है, एक्सपैंड करने के काफी रीजंस है। एक रीजन तो ये है, उनमें से एक रीजन ये है, अगर हम रिलीजन के हिसाब से देखें, ठीक है। और दूसरा रीजन तो हमें पता ही है कि भाई ये जो कोस्ट है ये आपके कंट्रोल में आ जाएगी तो ट्रेड आपके पास आ जाएगा। लेकिन औरंगजेब की नाक में जो है दम कर रखा था इस एरिया के जो मराठास ने। तो औरंगजेब को जब वो डेक्कन के पास गए तो उनको ये चीज़ समझ में आई कि अगर मुझे मराठास को हराना है तो मुझे तो पहले ये जो बहमनी किंगडम के बचे खुचे जो छोटे छोटे किंग्स हैं ना, इनको हराना पड़ेगा। तो उनके बारे में जानेंगे आगे आने वाली स्लाइड्स में, देखते हैं। देखिए अब बात करते हैं कि औरंगजेब की जो रिलीजियस पॉलिसीज थी, क्योंकि देखिए औरंगजेब तो एकदम फैनेटिज्म फॉलो कर रहे थे। उनका तो हिसाब ये था कि भाई जहां मंदिर देखे तोड़ दो, जहां जहां कोई अगर स्कूल देखता है तोड़ दो। लोगों को कन्वर्ट कराने की बात चल रही थी। तो इस चीज, अब देखिए जहां ऐसी बातें होंगी तो वहां बवाल तो उठेगा ही उठेगा। तो सबसे पहला जो बवाल उठा वो था सतनामीज का। सतनामीज एक्चुअली में हिंदू थे, ये फकीर की तरह रहते थे, ही एग्रीकल्चरलिस्ट, लेकिन ये लोग फकीर की तरह रहते थे। अपना सिर विर अपने पूरा मुंडवा लेते थे, और आंखें की जो इनकी आईब्रोज थी वो भी मुंडवा के लोग घूमते थे, ठीक है। थे ये लोग हिंदू ही। तो औरंगजेब से इनकी लड़ाई हुई, और ये लोग थे कहाँ की, मेवात, आपका मेवात पड़ता है कहाँ पे, हरियाणा में। तो उस एरिया में ये लोग रहते थे। हुआ क्या कि इनके एक फुट सोल्जर ने एक सतनामी को मार दिया। सतनामीज में एक चीज होती है, बहुत ज्यादा क्या होते हैं, ये लोग बहुत यूनाइटेड होते हैं। तो इनके एक फुट सोल्जर ने एक सतनामी को मारा, उसके उसके अगेंस्ट में सारे सतनामीज उठ गए, और एक वो रेबेलियन खड़ा हो गया किसके अगेंस्ट। और ये दिखाया गया कि भाई ये सारे हिंदूज हैं, ये औरंगजेब की जो रिलीजियस पॉलिसीज है अगेंस्ट हिंदूज, उसके विद्रोह में ये खड़े हुए हैं। सतनामीज लड़े, लेकिन अल्टीमेटली उनका जो है रेबेलियन उसको क्रश कर दिया गया था। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। उसके बाद सेम लाइंस पे जाटों का भी एक रेवोल्यूशन था। उनका लोकल लीडर थे गोकाला। उनको भी यही दिक्कत थी कि भाई जो हिंदू धर्म की जो चीजें हैं आप उनको तबाह कर रहे हो, ठीक है। और मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं का फोर्स कन्वर्जन की बात चल रही है, जो दारुल इस्लाम की बात चल रही है, उसके अगेंस्ट में जाटों ने भी रेबेलियन किया। और इनको भी औरंगजेब ने धीरे धीरे करके जो है दबाने की कोशिश की, लेकिन ये लोग पूरी तरीके से दबे नहीं। अल्टीमेटली जब औरंगजेब मरे तो इन लोगों ने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट किंगडम में ही घोषित कर दी। कहाँ पे? भारतपुर में। तो एक तो दो रेबेलियन हमने पढ़ लिया, एक तो था सतनामीज का, दूसरा था हमारे पास जाटों का। उसके बाद बात करते हैं बुंदेलास की। देखिए बुंदेलास में क्या था कि बुंदेलास में जो ये जो छत्रसल थे, इनके पिताजी थे चंपत राय। कौन थे? चंपत राय। वो भी इनके अगेंस्ट थे, मुगलों के अगेंस्ट। लेकिन छत्रसल जो प्रिंस है ना, ये तो खुद एक समय डेक्कन में औरंगजेब के अंडर काम कर रहे थे। लेकिन जब इन्होंने देखा कि भाई हमारा शासक तो पगला गया है, ये मंदिर तोड़ रहा है, ये स्कूल तोड़ रहा है, ये रिलीजियस फैनेटिज्म की बात कर रहा है, ये इवन जो सोसाइटी है उसको भी शरिया के हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है, तो इनको लगा कि नहीं यार मेरे को कुछ करना पड़ेगा। और ये थोड़ा जो छत्रसल साहब थे, जवान थे, खून गर्म था, ये थोड़ा शिवाजी से भी थोड़ा प्रेरित थे। तो इनको लगा कि इस चीज से मुझे अपने आप को
इस चीज को अगर टेकअप करूंगा तो मेरा नाम भी होगा, एक ख्याति मिलेगी। तो इन्होंने क्या किया, बुंदेलखंड और मालवा का जो रीजन है ना, वहां पे इन्होंने जो है सारे सबको इकट्ठा किया, सारे बुंदेलकों और लड़ाई छेड़ दी। कब? 1671 में। काफी लड़ाई इन्होंने जीती भी है। उसके बाद इन्होंने अपने एक इंडिपेंडेंट ईस्टर्न मालवा करके एक अपनी प्रिंसिपैलिटी को घोषित कर दिया। तो अब हमने तीन चीजें पढ़ ली, एक तो सतनामीज, अब देखिए कितनी लड़ाई चल रही है ऐसे में। एक तो सतनामीज पहला हो गया, दूसरा अगर आप देखेंगे, दूसरा हमने किसको देखा था, देखिए दिमाग जाट, दूसरा जाट भी निकल गया, तीसरा हमने बुंदेला भी देख लिया। अब एक लड़ाई और सिख के अगेंस्ट। देखिए सिख से लड़ाई तो मुगलों की चल रही थी जहांगीर के टाइम से, जब जहांगीर ने खुसरो को ब्लेसिंग देने के चक्कर में जो है अर्जन देव जो फिफ्थ गुरु थे उनको लाहौर में मरवा दिया। उसके बाद वो इस जो है हरगोबिंद सिंह साहब थे, उनके साथ भी एक इशू चलता रहा। करते 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 आए जो ये साहब थे, नाइन्थ गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, किसके? सिखों के। इन्होंने क्या किया, पब्लिकली कंडेम कर दिया औरंगजेब के एंटी हिंदू मेजर्स को। तो औरंगजेब ने क्या किया, कहा कि भाई इनको बुलाओ हमारे पास, बुलाओ। तो भाई देखो, उनको डर तो था नहीं, बहादुर लोग थे। जो हालांकि वैसे सिख जो है पीस लिविंग कम्युनिटी थे, लेकिन क्योंकि मुगलों ने इनको जो है इतना उकसा दिया था कि अब इन्होंने क्या किया था, उनके अगेंस्ट वेपन्स उठा लिए थे। तो औरंगजेब ने इनको बुलाया वहां, जहां पे क्या किया, इनको बुलाया था मिलने के लिए, लेकिन इनको अरेस्ट कर लिया और इनको एग्जीक्यूट कर दिया, इनका सिर काट दिया दिल्ली में शीशगंज। तो इन्हीं के नाम पे गुरुद्वारा शीशगंज, अगर आप कभी आपको मौका मिले चांदनी चौक जाने का, तो वहां पे आपको एक गुरुद्वारा नजर आएगा, गुरुद्वारा शीशगंज। वहां पे वो इन्हीं के लिए रखा, इन्हीं का वहां पे जो है सिर कलम किया गया था, इस उसी के नाम पे जो है शीशगंज रखा गया गुरुद्वारा। तो अब देखिए जैसा कि होता है, अब गुरु तेग बहादुर को तो इन्होंने जो एग्जीक्यूट कर दिया, तो उनके जो बेटे थे और सक्सेसर थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने कसम खाई कि भाई मैं तो जो है अपने फादर की जो है मौत का बदला लूंगा, और इन्होंने जो सिख कम्युनिटी थी ना उसको एक मिलिट्री कम्युनिटी में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ से हमें समझ में आता है। अब औरंगजेब के साथ प्रॉब्लम थी, औरंगजेब ने देख रहे कितने बवाल पाल लिए, काउंट करिए, सतनामीज एक, जाट दो, बुंदेलास तीन, सिख चौथा, पांचवा ये मराठों से तो लड़ ही रहे थे। तो मराठों से तो लड़ रहे थे, अब ये चाहते थे कि भैया अगर मैं मराठों से लड़ रहा हूँ, मैं सिख से अलग से नहीं लड़ सकता। लेकिन हुआ क्या, सिख इनसे लड़ते लड़ते इनको पहली बैटल जो थी आनंदपुर की 1700 में, उन्होंने उसमें सिखों ने इनको हरा भी दिया। तो अब इनकी लगी मान प्रतिष्ठा पे चोट कि अरे भाई मेरा ध्यान तो जो है मराठों पे था, यहाँ तो सिख मुझे हरा गए। तो उन्होंने फिर से अपनी आर्मी को इकट्ठा किया और 1704 में फिर से एक लड़ाई लड़ी, जिसमें जो सिख थे वो एक फोर्ट, आनंदपुर का जो फोर्ट है उसमें वो कैद रह गए थे, और किसी तरीके से वहां से जो है गुरु गोविंद साहब जो है डेक्कन निकल गए। और गुरु गोविंद साहब जब एक बार डेक्कन निकल गए उसके बाद तो वो मिले ही नहीं, इनके हाथ ही नहीं आए। जब औरंगजेब मर गया उसके बाद औरंगजेब के जो सक्सेसर थे उन्होंने उनको जो है मनसब दे दिया था। अब देखिए, हमने सबकी बात कर ली, हमने जाटों की बात कर ली, हमने बुंदेलों की बात कर ली, बुंदेलस की बात कर ली, हमने सिखों की बात भी कर ली, ठीक है, हमने सतनामीज की बात भी कर ली। एक बात जो सबसे बड़ी पॉलिसी थी जो अकबर की थी और उसमें एक बहुत गंदा यूटर्न मारा औरंगजेब ने था, वो था राजपूत पॉलिसी। हमने अकबर के टाइम पे देखा था कि अकबर ने राजपूतों के लिए एक रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी अपना रखी थी। ये कह रखा था कि भाई आप लोग जो है अपना शासन करिए, आप लोग जो है एक वॉर ट्राइब है, हम आपको बहुत हाई मनसब दूंगा ताकि आप एज अ गवर्नर काम करेंगे। लेकिन क्योंकि औरंगजेब एक तो रिलीजियसली फैनेटिक था, पहली चीज। दूसरी चीज, इन भाई साहब ने क्या किया कि इनको एक्सपैंड करना था, और किसके एक्सपेंस पे एक्सपैंड करना था? राजपूतों के एक्सपेंस पे। तो इनको लगा कि भाई हिंदुओं को भी मरवा रहा हूँ और राजपूत मुझे अपने आप को बढ़ाना भी है। तो इनके मेन जो दो कॉन्फ्लिक्ट थे ना, वो हम देखते हैं। पहला तो था एक था मारवाड़ का रीजन। मारवाड़ का रीजन एक्चुअली में आप देखेंगे जो करंट में जोधपुर वाला एरिया है, वो एरिया होता है मारवाड़ वाला। तो वहां पे जो अजीत सिंह थे, जो बेटे थे, ये राजा जसवंत सिंह थे, रूलर थे मेवाड़ के, उनके बेटे। अब ये जो रूलर थे ये एक्चुअली में औरंगजेब के साथ काम करते थे। ये समझ लीजिए, ये जो राजपूत रूलर थे राजा जसवंत सिंह, ये औरंगजेब के साथ जो है उनके अंडर काम करते थे और ये उनके लिए लड़ाइयां लड़ते थे। औरंगजेब ने क्या कहा कि अगर अजीत सिंह जो है इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो उनको जो है एज ए रूलर ऑफ मारवाड़ मान लेंगे। अब देखिए औरंगजेब ने दिमाग लगाया, उसको पता था कि राजपूत जो है भाई वो तो मर जाएगा लेकिन अपनी शान पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो उन्होंने अजीत सिंह को बोला कि ठीक है तुम इस्लाम धर्म अपना लो, मैं तुम्हें रूलर बना देता हूँ मारवाड़ का। लेकिन ये बात तो एक्सेप्टेबल थी नहीं, और इसी के साथ ही एक लंबी लड़ाई 30 साल की जो है वो शुरू हुई राठौर और मुगल्स के बीच में। इसी लड़ाई को जो दुर्गादास थे उन्होंने कंटिन्यू रखा, और धीरे धीरे फिर मुगल राजपूतों ने अपनी जो जो भी जो लॉस्ट टेरिटरीज थी उसको रिकैप्चर किया।
जब इनकी डेथ हो गई तो जो बहादुर शाह थे, जो सक्सेसर थे औरंगजेब के, उन्होंने अजीत सिंह को कहा कि भाई आपका इंडिपेंडेंट रूल है मारवाड़ पे, अब आप मारवाड़ आपके भरोसे। इसके अलावा मारवाड़, मेवाड़ की बात करते हैं। मेवाड़ आपका जो है नीचे वाला एरिया हो गया थोड़ा सा मारवाड़ से इधर। मारवाड़ में एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या थी, मारवाड़ में भी देखो इन्होंने वही पंगा किया कि वहां के जो किंग थे राज सिंह, उनको जो है मेवाड़ के, उनको बोला कि भाई आप जजिया दीजिए। अच्छा, राज सिंह ने एक काम और किया था, औरंगजेब के जो एक बेटे थे प्रिंस अकबर, अब प्रिंस अकबर जो थे ये एक्चुअल में अकबर की तरह थे। इनका औरंगजेब की पॉलिसी से कोई इत्तेफाक नहीं था। ये कहते थे कि आप जो पॉलिसी अपना रहे हो वो गलत है, हमें जो अकबर जो थे उनकी पॉलिसी को अपनाना चाहिए। तो इनके बीच में लड़ाई हुई, तो ये वाले भाई साहब अकबर, प्रिंस अकबर जो है भाग के कहाँ गए, रूलर के पास गए, मेवाड़ के रूलर के पास गए, उनको बोला कि आप मुझे जो है थोड़ी सी पनाह दे दो। राज सिंह ने उनको पनाह दे दी। तो अब महाराजा राज सिंह और अजीत सिंह जो है दोनों मेवाड़ और मारवाड़ के जो रूलर थे, उन्होंने इनको कहा कि भाई तुम बिंदास अपने आप को राजा घोषित कर दो, औरंगजेब से हम निपट लेंगे। ठीक है, प्रिंस ने अपने आप को डिक्लेयर भी कर दिया एम्परर, लेकिन हार भी गए। ठीक है, और औरंगजेब ने क्या किया, इन लोगों को हराने के बाद जो है एक मेवाड़ में एक नया रूलर बैठा दिया, राजा जय सिंह, और उनसे एक ट्रीटी कर ली, राजा ट्रीटी ऑफ उदयपुर। ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपको मालूम होनी चाहिए। तो इसी के साथ देख रहे हैं 1681 में आते आते इन्होंने ऊपर के तो सारे मसले सुलझा लिए। बुंदेलखंड मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो हमने यहाँ पे, अगर आप छोटा सा एक रिकैप कर देता हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो कहाँ कहाँ लड़ाई चल रही है, एक तो सतनामी से, फिर जाटों से, जाट से भी लड़ रहा है औरंगजेब, उसके बाद सिख से तो लड़ाई चली रही थी, उसके बाद राजपूतों से भी इनकी लड़ाई चल रही थी, समझा? उसके बाद बुंदेले भी थे, बुंदेलास भी थे, ये चंपत राय और छत्रसल वाले। तो देखिए इतने फ्रंट पे लड़ाई लड़ना, और उसके बाद आप डेक्कन की तरफ, अभी सबसे डिजास्टर्स जो पॉलिसी थी हमेशा, अगर आप देखेंगे कि दो लोगों का नाम हमेशा लिया जाएगा जो जिन्होंने अपनी डेक्कन को जीतने की एस्पिरेशन में अपने रूल को खराब कर दिया। एक तो थे मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरे थे औरंगजेब। इतनी लड़ाइयां भैया जब तुम्हारी ऊपर चली रही हैं तो तुम्हें क्या जरूरत है नीचे लड़ने की, लेकिन औरंगजेब माने नहीं, इनको भाई एक्सपैंड करना था। अब आती है इनकी डेक्कन पॉलिसी। डेक्कन में एक्चुअली में क्या हुआ था कि जो बीजापुर और गोलकोंडा के स्टेट थे, इनको अकबर कह रहा हूँ, शाहजहां ने हरा तो दिया था, लेकिन इनको पूरी तरीके से सम्मिलित नहीं किया था। उन्होंने इन दोनों स्टेट्स ने क्या दिमाग लगाया, इन्होंने उनकी सिजोनिटी को मान लिया था कि भाई ठीक है आप हमारे राजा हो, हम आपके अंडर आपके छत्र छाया में ही रूल कर लेंगे। लेकिन औरंगजेब इतना जो है बेवकूफ नहीं था। औरंगजेब को जो मेन चिढ़ थी वो थी मराठाओं से, और औरंगजेब को ये समझ में आ गया कि जब तक बीजापुर और गोलकोंडा जो है एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, वो मराठों को नहीं हरा सकता। क्यों? क्योंकि ये तीनों मिलकर खिचड़ी पकाते ही रहते थे। ठीक है, एक तो पॉइंट ये था। दूसरा बात मैंने आपको बताया था कि औरंगजेब जो थे वो एक सुन्नी था, और बीजापुर में जो थे, बीजापुर गोलकोंडा, वो शिया स्टेट से। तो वो जब से एक गवर्नर था ना, उस टाइम से इसको एक चिढ़ थी कि भाई मेरे को जो है इनको दबाना है। तो एक रिलीजियस बाइकॉटरी भी एक तो इंसिडेंट थी इसकी। दूसरा मुझे इनको दबाने की एक इच्छा थी उसके अंदर। ठीक है, तो उसने ये कहा कि भाई जब तक ये दोनों स्टेट्स रहेंगे तब तक मराठाओं को सपोर्ट मिलता रहेगा और मराठाओं को हरा नहीं पाऊंगा। तो अल्टीमेटली इसने क्या किया, ठीक है, इसने बीजापुर में जब सिकंदर आदिल शाही, मैंने आपको बताया था शाहियों के बारे में, तो आदिल शाही थी बीजापुर में, तो वहां पे सिकंदर सिकंदर आदिल शाह वहां के जो है शासक थे, उनके टाइम पे इसने अटैक किया बीजापुर में, और बीजापुर को इसने 1686 में अपने कंट्रोल में ले लिया। इसी के साथ आदिल शाही डायनेस्टी खत्म हो गई। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था निजाम शाही खत्म हुई थी 1636 में अहमदनगर में। तो अब आदिल शाही भी खत्म हो गई बीजापुर में। उसके बाद बीजापुर को एक सीट बना दिया मुगल प्रोविंस गवर्नर के लिए। फिर इन्होंने कहा कि भाई ठीक है अब गोलकोंडा, अब तुम्हारी बारी। गोलकोंडा में कुतुब शाही थी, तो वहां के जो अब्दुल हसन कुतुब शाह थे उन पे इन्होंने अटैक किया, और अल्टीमेटली 1687 में उसको भी अपने साथ मिला लिया। तो अगर आप देखेंगे तो ये मराठा यहाँ पे कहीं बीजापुर था, और यहाँ पे कहीं गोलकोंडा था। तो अब ये दोनों इनके पास आ गए, तो अब इनको लगा कि अब मैं मराठाओं को हरा सकता हूँ। ये देखिए, ये रही ना आदिल शाही, यहाँ पे कहीं बीजापुर था, यहाँ पे मराठा एक्टिव है, और यहाँ पे इन्होंने डेक्कन को अपने अंडर ले लिया। तो देखिए यहाँ से ये कांदेश, ये निजाम शाही तो पहले ही आप देखेंगे तो शाहजहां के टाइम पे जा चुकी है, ये तो खत्म हो गई थी। लेकिन अब आदिल शाही और कुतुब शाही यानी बीजापुर और गोलकोंडा को किसने मिलाया अपने अंडर, औरंगजेब ने मिलाया। उसके बाद धीरे धीरे फैल के वो यहाँ तक आए। अब आते हैं थोड़ा मराठाओं के साथ इनका मसला क्या था, क्यों इतना पागल थे ये मराठाओं से लड़ने के लिए। हुआ ऐसा कि देखिए मराठाओं से तो धीरे धीरे लड़ रहे थे,
स्टार्टिंग के 25 साल तक, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन 1681 के बाद जो इनका रूल का आखिरी के 25 साल थे वो इन्होंने पूरे डेक्कन को दिए। और डेक्कन को दिए क्यों? क्योंकि इनको मराठाओं से लड़ाई लड़नी थी। तो मराठाओं से लड़ाई लड़ते समय इन्होंने क्या किया, मिर्जा राजा जयसिंह थे इनके वॉइसरॉय, इन्होंने बनाया था डेक्कन का। उन्होंने शिवाजी को हराया और उनसे एक ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन की, पुरंदर फोर्ट एक्चुअली में। तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर में इन्होंने क्या कहा कि भाई ठीक है, आपने के पास जो जो भी आपने शिवाजी ने जो भी फोर्ट जीते थे वो इनको सरेंडर करने पड़े। और इन्होंने कहा कि ठीक है, आप मिलने के लिए किससे, औरंगजेब से आगरा आएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊंगा। तो 1666 में शिवाजी इंपीरियल कोर्ट में गए आगरा में, लेकिन वहां पे औरंगजेब ने क्या किया, उनसे बात करने के बजाय उनको बंदी बना लिया। अब बंदी वाले किस तरीके से जो है शिवाजी ने अपने आप को छुड़वाया और वहां से वो निकल लिए। अब उनको गुस्सा आ गया, अब कहा कि भाई मैं तो तुमसे बात करने गया था, लेकिन अब नहीं। अब उन्होंने जितनी भी टेरिटरीज लूज की थी ना अपनी ट्रीटी ऑफ पुरंदर में, सबको उन्होंने रिकवर करना शुरू किया। और धीरे धीरे उन्होंने 1674 में अपने आप को जो है सोवरेन रूलर घोषित कर दिया। ठीक है, स्वराज की तरीके से सोवरेन रूलर घोषित कर दिया कि अब तो राजा मैं हूँ। और 1680 में इनकी डेथ हुई, तब तक इन्होंने मराठा किंगडम को बहुत फैला दिया था साउथ में। ठीक है, तो औरंगजेब की एक तो यही चिढ़ थी। देखिए 1680 में डेथ हुई ना, और 1680 के बाद 1 के बाद से ही औरंगजेब ने जो नीचे देखना शुरू किया था। तो लमसम जब औरंगजेब ने डेक्कन की तरफ ध्यान देना शुरू किया, तब तक जो है मराठा किंगडम एस्टेब्लिश हो चुका था। और औरंगजेब ने कहा चलो ठीक है। 1686-87 में औरंगजेब ने क्या किया, बीजापुर और गोलकोंडा को अपने अंडर मिला लिया। तो अब ये मिलाते ही औरंगजेब के हाथ खुल गए, कहा कि भाई ठीक है, अब मैं मराठाओं से लड़ने लायक हूँ, क्योंकि अब बीजापुर और गोलकोंडा सपोर्ट नहीं कर सकते मराठाओं का। ये देख रहे हैं, ये है मराठा वाला रीजन। यहाँ पे बीजापुर था, यहाँ पे गोलकोंडा था। ये कहा कि भैया मैंने जीत लिया, अब मैं इनसे लड़ने आऊंगा। तो अब देखिए होता क्या है। 1680 में कौन जो है शिवाजी की मृत्यु हुई। उसके बाद जो है संभाजी उनके बेटे थे, उनको औरंगजेब ने अपना प्रिजनर बनाया और उनको मार दिया, उनका एग्जीक्यूशन कर दिया। अब इसके बाद जब संभाजी मर गए तो शिवाजी के दूसरे बेटे दूसरी वाइफ से जो थे राजा राम, वो उन्होंने अपने आप को नया छत्रपति बना दिया। मैंने कहा कि भाई अब मैं छत्रपति हूँ। और वो 1689 से 70 तक मतलब 11 साल उन्होंने रूल किया। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो जो मेन सीट से रूल किया, क्योंकि जो मराठाओं की जो मेन सीट थी वो थी रायगढ़। और आप इस इमेज में देखेंगे तो यहाँ पे रायगढ़ था, यहाँ पे रायगढ़ था, वहाँ वो उनकी मेन सीट थी। लेकिन क्योंकि इस सीट पे आके अकबर ने अटैक कर दिया था, तो ये भाई साहब जो राजा राम है, ये भाई साहब यहाँ से निकले और यहाँ कहीं जिंजी पड़ता। मैं आपको पीछे एक मैप आया था, उसमें जिंजी था। हाँ, ये रहा। देखिए जिंजी में तमिलनाडु में पड़ता है, यहाँ आके ये बस गए। ठीक है, तो ये भागते भूगते इसी तरीके से इन्होंने 11 साल रूल किया अपना। तो ये जो 11 साल था, इन्होंने एक्चुअली में कहाँ से किया था, जिंजी से रूल किया था। थे ये छत्रपति, लेकिन जो मेन सीट थी वहां नहीं बैठ रहे थे। लेकिन जो संभाजी का जो मर्डर था ना, कब 1689 में, उसने मराठाओं को जो है ना एक रिवेंज की भावना डाल दी। उन्होंने कहा कि भाई अब मैं इनको हराऊंगा। तो जितने भी बाकी मराठास थे वो राजा राम को उन लोगों ने जिंजी में मिलने गए और कहा कि अब हम औरंगजेब को छोड़ेंगे नहीं। तो अब ये हो गई थी औरंगजेब वर्सेस मराठा पीपल, राजा नहीं, अब पीपल की वॉर हो गई थी। लेकिन जिससे पहले कुछ करते राजा राम की जो है मृत्यु हो गई 30 साल की उम्र में। और फिर क्या हुआ, इनकी जो वाइफ थी ताराबाई, उन्होंने क्या किया, अपने उनके जो बेटे थे शिवाजी तृतीय 4 साल के थे, तो उनको राजा बनाया और उनके बिहाफ पे खुद इन्होंने रूल करना शुरू किया और इन्होंने लड़ाई लड़ना शुरू किया। धीरे धीरे उनके अंडर जो है मराठास ने बहुत सारा एरिया को अपने अंडर छुड़वाना शुरू कर दिया था। ठीक है, अल्टीमेटली औरंगजेब की मृत्यु जो है, अब देखिए औरंगजेब भी थक चुका था। अगर आप लिस्ट बनाए ना आपके सामने, फिर देखिए फिर से लिस्ट बनाता हूँ। सबसे पहले उनकी लड़ाई चल रही थी सतनामी से। ठीक है, दूसरी लड़ाई लड़ रहे थे वो जाटों से। तीसरी लड़ाई वो लड़ रहा था जाट के बाद अब देखेंगे तो बुंदे जो बुंदेला से, उनसे। उसके बाद चौथी लड़ाई चल रही थी किससे, सिखों से। पांचवी लड़ाई चल रही थी, अब मेजर लड़ाई चल रही थी मराठाओं से। सोचिए जो आदमी इतनी सही लड़ाइयां लड़ रहा हो, खुद लड़ रहा हो, अल्टीमेटली वो थकेगा ही। और इसके बाद थकेगा ही, और इकोनॉमिकली भी वो एकदम वीक हो जाएगा। औरंगजेब का हाल इसलिए यही था, इसीलिए मैंने आपको बताया। अगर आप ध्यान से देखेंगे जितने भी ऑस्टेरिटी मेजर्स औरंगजेब ने अपनाए, चाहे वो आप देखें कि डांसर्स को हटा दिया, म्यूजिशियंस को हटा दिया, जितनी भी पॉलिसीज जो लिबरल पॉलिसीज थी अकबर की, उन सबको रिवर्स करने का एक मेन कारण यही था, क्योंकि भाई पैसा नहीं था।
ठीक है, औरंगज़ेब सारा पैसा सिर्फ़ लड़ाइयों में झोंक रहा था, क्योंकि उसकी एक जो इच्छा थी ना कि कवर करना है, एरिया अपने सब्जुगेशन में लाना है, वो उसको छोड़ नहीं रही थी। अल्टीमेटली औरंगज़ेब जो है अहमदनगर में फ़रवरी 1707 में क्योंकि भाई 88 ईयर्स का हो चुका था, वो निकल लिया, उसकी मृत्यु हो गई। और अल्टीमेटली जो है उसका डेक्कन कैंपेन जो जो जीतने की कोशिश कर रहा था, अभी वो बीच में ही था, उसको पूरा नहीं कर पाया। उसके बाद आज़म शाह नाम के जो उनके पुत्र थे, वो थ्रोन पे आगे बैठ गए। तो दोस्तों आज की थोड़ी ये वीडियो लंबी थी, लेकिन क्योंकि टॉपिक इम्पोर्टेंट था, औरंगज़ेब बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है अगर हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। अगर आप देखेंगे तो इन्होंने कुछ ज़्यादा वैसे कुछ काम बड़ा किया नहीं, सिर्फ ये लड़ाइयों में ही बिजी थे। अगर आप बात करें कि इन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन कराई है, तो ऐसा इन्होंने कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं किया। इन्होंने खाली एक बीबी का मकबरा बनवाया था अपनी वाइफ के लिए, जो उसको भी इनके पुत्र जो थे उन्होंने कंप्लीट किया था। इसके अलावा उन्होंने ऐसा कुछ बड़ा काम नहीं किया जिसके जिसके लिए ये जाने जाए। मेनली इनका जो रूल जो मेनली एग्जाम के हिसाब से हम अगर आप देखेंगे तो इम्पोर्टेंट हिस्सा वो है कि किससे इनकी लड़ाई हुई, कब इनसे लड़ाई हुई, और खासकर मेनली मराठाओं से। मराठाओं को हम आने वाली वीडियो में थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि भाई मराठा एम्पायर था कैसे, क्या उनकी पॉलिसीज थी, किस तरीके से उन्होंने जो है औरंगजेब से लड़ाई लड़ना शुरू किया, और औरंगजेब से लड़ते लड़ते वो कब अंग्रेजों से लड़ने लगे, ये भी आपको बताऊंगा मैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।